हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज द 10 मिनट शो में आप लोग का स्वागत है। आज हम साइंस क्लास का द 10 मिनट शो लाए हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है। चलिए अब चर्चा करते हैं एक एक प्रश्न के बारे में। देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न प्रश्न आप लोग के यहाँ से शुरू है। पहला कह रहा है, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बारह प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न चुन के लाए हैं आप लोग के लिए। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, दांत विशेषज्ञ कभी कभी कह देता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीज के दांतों का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए। तो अवतल दर्पण है। याद रखिएगा लोग, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। समतल दर्पण हम लोग चेहरा देखने का काम आता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का हम कहाँ इस्तेमाल होता है वो जान लीजिए। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है पार्श्व दृश्य में, वाहनों के पीछे देखने के लिए। अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है आप लोग का वाहनों के पास दृश्य देखने के लिए। और अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है आप लोग का दांत विशेषज्ञों के दांत, नाक, कान चिकित्सक के रूप में उसमें देखने के लिए प्रतिबिंब को बड़ा करके टॉर्च में, सर्च लाइट में, सैलून में। नेक्स्ट प्रश्न, दर्पण का सूत्र। बस दर्पण का सूत्र पूछ रहा है। दर्पण का सूत्र यही है, आप लोग याद रखिएगा। लेंस के सूत्र में माइनस होता है बीच में, और दर्पण के सूत्र में प्लस होता है। यही डिफरेंस है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों होती है अनंत। ये 2025 में अति संभावित प्रश्न है, जो एक संभावना किया जा रहा है कि जो 2025 के एग्जाम में आप लोग को रामबाण साबित होगा कि जो प्रश्न 50 लाए हैं, इसमें बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। निम्न में से कौन प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम में पाता है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, साइन आई बराबर साइन आर। मार लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो सबको जानते हैं, दो नियम होता है। सही, दो नियम होते हैं। एक नियम तो वहीं पढ़े हम लोग, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। दूसरा होता है आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब अपवर्तित किरण, तीनों का होते हैं एक के समतल पर होते हैं। दो नियम होता है, दोनों बता दे। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों का दो दो नियम होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न कर रहा है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब कौन सी भौतिक स्थिति नहीं बदलती है या स्थिर रहती है। तो प्रकाश की आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है। वेग में परिवर्तन होता है, प्रकाश धैर्य में परिवर्तन होता है, बल्कि प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। ये प्रश्न है, कहे निम्न से कौन सा लेंस का सूत्र नहीं जाता। वही बात किए हैं कि जो प्लस होता है वो दर्पण का है और बाकी सब लेंस का है। अब आप लोग अक्सर फॉर्मूला इसका यही देखे होंगे, ए नंबर लेंस का अगर जो सूत्र पूछे तो लेंस का सूत्र जो होता है हमेशा, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसका यही रूप बदला हुआ है। मान लीजिए एलसीएम निकालेंगे तो u अब ही हो गया, अब इधर u घटाओ v हो गया। अभी 1/f है, वो f को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी बदल जाएगा, u v बटा u माइनस v। जो ये तीनों आपका ए बी डी तीनों लेंस का सूत्र है, बल्कि प्लस होने के कारण ये दर्पण का सूत्र हो गया। ये भी दिमाग में बात रखिएगा आप लोग। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग एक एक प्रश्न चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो लिखाते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -4D हो तो लेंस किस प्रकार का हो। तो माइनस जब भी लगा हो तो हम लोग कहेंगे अवतल है। कौन सा लेंस है दोस्तों, अवतल। जब भी प्लस लगा हो या कोई चिन्ह नहीं हो, खाली 4D रहता तो सीधा कहते उत्तल है।
अगला, नेत्र के समान दोष कितने होते हैं? ऐसे देखा जाए तो 3 इसके समान दोष होते हैं, निकट, दूर और जारा। निकट, दूर और जारा। ठीक, ऐसे कहीं मुख्य रूप से दिया रहता है उसका निकट दृष्टि दोष और जारा दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष सबसे ज्यादा दिया रहता है। ठीक, इसके साथ साथ एक होता है जारा दृष्टि दोष। हमेशा याद रखें, नेत्र के समान दोष कितने होते हैं? तो समान तो दो बहुत जगह लिखा मिलता है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। 3 भी बहुत ज्यादा मिलता है, जहां उसमें एक और जुड़ जाता है, जारा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश जब किसी पिंड से गुजरती है तो निर्गत रंगों के कौन सा रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो जी, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि इसका तंधर सबसे ज्यादा होता है। अधिक बैगनी का विचलन, विचलन न्यूनतम होता है लाल का, अधिक बैगनी का होता है। तंधर लाल का ज्यादा, प्रकीर्णन कम। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का विचलन जो होता है कम होता है। बात आगे, दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, क्या होता है मित्र बताइए लोग? तो प्रकाश के विभिन्न वर्णों के वेग अलग होने के कारण विक्षेपित हो जाता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या बदलता है? तो याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वो विद्युत मोटर होता है। जो देखते हैं पंपी सेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो कौन है? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन हम लोग का विद्युत जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत में बदलता है। ठीक, याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर करता है? उसनीय प्रभाव पर काम करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? और बात करते हैं, मान लीजिए ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो हमेशा याद रखिएगा चुंबक रेखाएं ऐसे बनता है। ठीक, अंदर की तरफ ऐसे बनता है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ से साउथ की तरफ आप जो भी हो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर, चुंबक के बाहर बनता है नॉर्थ से साउथ, और चुंबक के ध्रुवों पर बनता है साउथ से नॉर्थ। तो हमारा पूछ रहा है चुंबक के भीतर, तो चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, यही याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारा बनता है। ठीक है दोस्त, अंदर बनेगा साउथ से नॉर्थ, और साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर बाहर बनेगा ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। बस फिगर ये याद रखिएगा, इससे दोनों बन जाएगा। ये पूछ रहा है चुंबक के भीतर तो ये, और चुंबक के बाहर तो ये। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? बताइएगा लोग, जवाब दीजिए क्या है। तो इसके खोज ऑस्टिन ने किए थे 1820 में। जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाह करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत देखा जाए तो आपका सूर्य है, क्योंकि उसी से जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत का मतलब जो कि फिर पुनः इस्तेमाल किया जाए, फिर खत्म हो जाएगा, फिर पुनः इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, तो इसमें सौर ऊर्जा है। ये सब परंपरागत है और नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यही हम लोग का नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछ रहा है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। ठीक है दोस्तों, ओम होता है।
आगे हम बता देते हैं, मान लीजिए कि एग्जाम में ये भी सत्व आ सकता है, कार्य का, ठीक, शक्ति का, उसके बाद विद्युत विभव का, उसके बाद विद्युत धारा का, ये विद्युत धारा का हो गया, विद्युत प्रतिरोध हो गया, विद्युत विभव हो गया, और कार्य ऊर्जा की एक मात्रा हो गया जो कार्य शक्ति। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड यानी 120/60 करके देखा जाए, एम्पियर में माना जाता है, लिख लिया जाए। ठीक, इसका फॉर्मूला भी होता है I बराबर Q/T। अब यहां देखते हैं, अब इस प्रश्न के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। कह रहा है यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध हैं और ये समांतर क्रम में है, तब समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये आपका है श्रेणी क्रम में, कहने का मतलब है कि ये ऐसा है फिर ऐसा है, ये R1 है और ये R2 है, ये तो इसके लिए है। ठीक, अब हमारे पास कह रहा है क्या चीज, श्रेणी समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का मतलब होता है R1 है R2, तो जब भी इसका ज्ञात करेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, वो यहाँ EQ है तो नहीं, ठीक, सीरीज में होगा तभी होगा ये भी, लेकिन अब बताने के लिए हम बता देते हैं, ये इसका अगर जब फॉर्मूला लिखा जाए तो R बराबर श्रेणी में है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये EQ के कारण हमारा हटा देते हैं। अब यहाँ मान लीजिए EQ दिया है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो R1 R2 प्लस R1, ठीक, जो अब वही दर्पण का फॉर्मूला इस्तेमाल किया वही, अब ये R वाला ऊपर R ले जाएंगे तो ये भी ऊपर चल जाएगा, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस या R2 प्लस R, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, बी। कौन हो जाएगा आंसर, बी। की होता कब, जब 1 ऊपर आता तो समांतर और श्रेणी क्रम दोनों बता दिए प्रतिरोध के बारे में। अब प्रतिरोध का मतलब ओम होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा, उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, और कैलोरी जो होता है ये ऊर्जा का सीजीएस इकाई है, और जो होता है सीजीएस है ऊर्जा का सीजीएस मात्रक। ये कह रहा है कि Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu एक रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है, संयोजन में जुटता है तो है नहीं, वियोजन में टूटता है तो है नहीं, द्विविस्थापन का मतलब होता है कि इसमें का इसमें, इसमें का इसमें विस्थापित हो तो द्विविस्थापन, ये एकल विस्थापन है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, बोलिए लोग, पीला। कैसा होता है, पीला। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, उपचयन वह क्रिया है जिसमें उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, उसी को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट, NaOH है एक क्षार, लिख लीजिए क्षार यौगिक। लिटमस विलयन बेगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, उसके लिए हम लिखेंगे लाइकेन। लिटमस विलयन बेगनी रंजक होता है जिसे हम निकाला जाता है, उसे हम कहते हैं लाइकेन। अगला प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं, पर हमारा शरीर पीएच मान कितने परास के बीच में होता है, तो हमारा शरीर जो होता है वो होता है 7 से 7.8 के बीच। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, जो हमेशा पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेकर सब्जेक्टिव के बारे में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करता है। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है मित्रों, ये होता है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक, ये ऐसा अधातु है जो धातु का गुण प्रदर्शित करता है। किसी धातु का गलनांक सबसे कम, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो सोडियम का।
कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अवक्रियाशील धातु है? अवक्रियाशील बताइए लोग कौन सा धातु है? कॉपर। ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। अगला क्वेश्चन, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लोबनीकरण कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा लोग, आप लोग भी। कह रहा है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? चलिए जवाब दीजिए लोग, जल्दी जल्दी। 3। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबॉन्ड होते हैं? 3 अबॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा? देखा जाए कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, 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 सिंगल बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 6 गो हाइड्रोजन देना है। हो गया, इससे सिंगल है। सी सी सी, इसके साथ एच, इसके साथ एच, 4 गो एच है। ठीक है, हम लोग को 3 बॉन्ड देना है। अगर इसके साथ एच दे देते हैं, एक और एच दे देते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सी का आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो CHO का कार्यात्मक समूह निम्नलिखित में किसका होगा? बताइए लोग, किसका है क्रियात्मक समूह? तो किसका है? एल्डिहाइड का। ठीक है, एल्डिहाइड लिख लीजिए लोग। क्योंकि कीटोन का होता है CO डबल, उसके बाद होता है कार्बोक्सिल अम्ल का, यानी हम सब लिख देते हैं, पहला का नक्शा माने जैसे लिखा जाता है उसे ही बना देते। CO हो गया। उसके बाद इसका होता है COOH। ठीक है, एल्कोहल का OH होता है, सब कोई जानते हैं, इसका देवे किया है। चलिए ठीक है, ये याद रखिएगा। एल्काइन श्रेणी के सदस्य का एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है, तो एल्काइन हो गया C नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म समवायी है? समवायी का मतलब समान दोनों तरफ हुआ है। कार्बन 2, कार्बन 2, 1 2, 2 है। ठीक है, इसमें ध्यान देखिए, 6 गो कार्बन यहाँ है और यहाँ 2 गो है, तो नहीं होगा। यहाँ 5 गो, यहाँ 6 गो, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 गो, यहाँ 1 और 2, 2 गो हो गया। हाइड्रोजन 5 गो, तो 3 3 6, यहाँ भी 6 गो है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, यही हो गया। निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त में जिसका सिंगल बॉन्ड बनता है असंतृप्त होता है, जिसमें डबल बॉन्ड बनता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है वो असंतृप्त, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनता है असंतृप्त होगा। तो देख लीजिए कौन होगा। हमारे हिसाब से तो C होगा, आप लोग बोलिए। क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड अब वही बनाया है, इसमें भी बनाया है, ऊपर सिंगल बॉन्ड बना है, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन नहीं रहता। बेंजीन के अणुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। आयोडीन का निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? तो 46 का जवाब दीजिए लोग। एथिल अल्कोहल। मेडलिक अवर्त नियम के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। मेडलिक का पूछ रहा है। मेडलिक अवर्त का बोला जाए तो वह परमाणु द्रव्यमान था, लेकिन मोसले का परमाणु संख्या था।
याद रखिए। मोस्ले परमाणु संख्या, आप मेडलिक दिया था तो उन परमाणु द्रव्यमान। वर्ड सारणी के प्रथम वर्ड के सदस्य पूछ रहा है। वर्ड सारणी का प्रथम सदस्य जो होता है वो आपका होता है क्षारीय धातु, और दूसरा होता है क्षारीय मृदा धातु। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो ए। और लास्ट और अंतिम, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना सबसे आसान है? एम में। ठीक, अब लास्ट चैनल JMSSC पारसा सारम, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो भी प्रश्न है वह आप लोग को ये टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, इसी के साथ आज द 10 मिनट समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।